पिछली क्लास में जो चर्चा चल रहा था इन्फ्लेशन का, उसमें कुछ बातें यहाँ पे हुई थी। जैसे ये सब बात हम समझ चुके थे, तो टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पे समझे थे कि मतलब कोई भी इकोनॉमिक के अंतर्गत कैसे कभी बूम सिचुएशन आता है, कभी रिसेशन, मतलब इसी को हम बोलते हैं मंदी का सिचुएशन। तो ये कैसे कंडीशन बनता है, कभी मंदी का सिचुएशन हो जाता है, इसको समझे थे। उसके बाद से हम देखे थे, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था कि क्रय शक्ति वगैरह क्या होता है, मुद्रा का मूल्य वगैरह कैसे काउंट होता है। उसके बाद से देखे थे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति। आगे बढ़े थे तो ये वस्तु और सेवाओं का मुद्रा अपस्फीति क्या होता है, दोनों के बारे में समझे थे। फिर ये दो ग्राफ देखे थे, एक होता है मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, एक होता है मुद्रा अपस्फीति। पॉइंट सेंटेंस पे दिमाग देना, डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन में और इन्फ्लेशन में क्या फ़र्क है। इन्फ्लेशन मतलब बढ़ती हुई महंगाई को ये शो करता है। जब महंगाई बढ़ जाए, एक पीक पे पहुंच जाए, तो यहाँ से जो महंगाई को कम करने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। दो साथ और भी शब्द में समझे थे कि अपस्फीति क्या होता है, मुद्रा संस्फीति क्या होता है। कहने का मतलब डिफ्लेशन, और फिर हम बात किए थे रिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन के अंतर्गत वस्तु की प्राइस नीचे जाती है, यहाँ पे नीचे जा रही है, और रिफ्लेशन के माध्यम से वापस से सरकार इसको ऊपर लाने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो दोनों को एक दूसरे का अपोजिट, मतलब इन्फ्लेशन आएगा तो उसको कम करने के लिए सरकार डिसइन्फ्लेशन की व्यवस्था करेगी। अगर डिफ्लेशन आ गया तो सरकार इसको ठीक करने के लिए रिफ्लेशन की व्यवस्था करती है, फिर उसको प्राइस को एक लेवल पे लाया जाए। फिर ये ग्राफ समझे थे कि किसी वस्तु की प्राइस एक समय पे 100 रुपया है, तो अगर ये बढ़ता है तो ये क्या होगा, इन्फ्लेशन। फिर ये घटाना, धीरे धीरे इसको घटाया जाता है, लेकिन ये पॉजिटिव में ही रहता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। ये घटते घटते जब माइनस में चला जाए तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। फिर इसको धीरे धीरे रिवाइव मतलब उठाने का प्रयास किया जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। और फिर आगे ऊपर हम इन्फ्लेशन के कंडीशन में पहुंच जाएंगे। बात समझ में आई, इतना समझे थे। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके बारे में समझे थे कि मंदीगत मुद्रास्फीति या स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो स्टैगफ्लेशन में समझे थे कि एक समय में मुद्रास्फीति भी रहती है, और मुद्रास्फीति के साथ साथ यहाँ पे बेरोजगारी भी देखने को मिलती है इस कंडीशन, और धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि कम होते जाती है। इसको मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। मतलब स्टैगफ्लेशन के अंतर्गत बेरोजगारी भी बढ़ती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो इसके बारे में चर्चा हुआ था। उसके बाद से देखे थे एस्क्यूफ्लेशन क्या होता है। तो एस्क्यूफ्लेशन में देखे थे कि किसी एक खास वस्तु की प्राइस क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। मतलब किसी वस्तु में इन्फ्लेशन रहता है, और साथ ही साथ किसी वस्तु में क्या रहता है, डिफ्लेशन रहता है, यानी वस्तु की प्राइस क्या होती जाती है, नीचे जाने लगती है। तो इसको बोलते हैं एस्क्यूफ्लेशन। फिर स्पेशली 6 बातें हम समझे थे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, और एस्क्यूफ्लेशन क्या होता है। ये 6 बात समझे थे। उसके बाद हम देखे थे एक कर्व, यानी फिलिप्स कर्व के बारे में हमने बात किया था। ये धारणीय मुद्रास्फीति क्या होता है। तो धारणीय मतलब कि वैसा मुद्रास्फीति जहाँ पे जनता भी सेटिस्फाइड रहे, मतलब वस्तु के प्राइस वगैरह से जनता परेशान हो, एक लेवल पे चलता रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, धारणीय मुद्रास्फीति। ठीक है। नेक्स्ट ये बात हुआ था फिलिप्स वक्र के बारे में। फिलिप्स वक्र विलियम्स महोदय जो न्यूजीलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने बताया कि देखो भाई, एक समय जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो एक तरफ से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो दूसरी तरफ से रोजगार क्या होगा, कम होगा। मतलब ये बढ़ते जा रहा है तो रोजगार क्या होगा, कम होगा। दूसरे साइड में अगर बोले कि इसको घटाओगे तो रोजगार में क्या हो जाएगी, बेरोजगारी दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो दोनों में उल्टा रिलेशन इन्होंने बताया कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, दूसरा को कम करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिलिप्स वक्र स्पेशली किस में बात करता है, मतलब किसके बीच संबंध को स्थापित करता है, तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर, इन दोनों के बीच रिलेशन को क्या करता है, स्थापित करता है। बताता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो बेरोजगारी दर कम होगा, और बेरोजगारी दर अगर बढ़ता है, मतलब इसको कम करने का प्रयास करेंगे तो फिर बेरोजगारी दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिलिप्स वक्र के बारे में समझे थे कि यहाँ पे ये देखे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट डिस्कस करना है कि मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे 5 टाइप्स लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, या इसी को बोलते हैं मंद मुद्रास्फीति, क्रिपिंग इन्फ्लेशन। एक होता है चलती हुई मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। एक होता है दौड़ती हुई मतलब रनिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट लिखा है कूदती हुई मतलब ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। और एक तो ये तो हद से ज़्यादा होता है जिसको हम बोलते हैं हायर या मतलब हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। इस कंडीशन में मुद्रा की कोई वैल्यू ही नहीं बच जाती है, वस्तु और सामान मतलब वस्तु और सेवाओं का प्राइस इतना बढ़ जाता है कि रोड पर अगर 1 किलो गेहूँ गिरा हुआ और एक
एक बोरा पैसा गिरा हुआ है तो प्रेफर करेंगे तो हम गेहूँ उठा ले, पैसा को क्या कर दें, छोड़ दें, ऐसा कंडीशन ख़राब हो जाता है। 1000, 1500, 2000 तक इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वस्तु की प्राइस 1000%, 2000%, 100%, 150% तक वस्तु की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सबसे बकवास कंडीशन, सरकार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। कुछ दिन पहले 2020 में ये कंडीशन बना था वेनेजुएला में, एक एक बोरा लोग पैसा का मतलब बोरा में लेकर जा रहे थे, उधर से 2 ब्रेड का पैकेट खरीद कर ला रहे थे। 2017 के आसपास ये कंडीशन देखने को मिला था जिम्बाब्वे के अंतर्गत, जहाँ पे मतलब हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। ठीक है, उसके कॉजेज़ को बाद में समझेंगे, ये 5 बात को पहले समझ लें। सबसे दिया हुआ क्रिपिंग इन्फ्लेशन या रेंगती हुई, मतलब इन्फ्लेशन किस स्तर से बढ़ रहा है उसी के आधार पर ये 5 डिसाइड किया गया। रेंगती हुई मतलब समझ ना, धीरे धीरे एकदम चल रहा है इन्फ्लेशन, एकदम धीरे धीरे चल रहा है। कितना परसेंट, 3% या उससे कम किसी कंट्री में इन्फ्लेशन है तो इसको बोला जाता है कि ये कौन सा इन्फ्लेशन है भाई, रेंगती हुई। सामान्यतः ऐसा विकसित अर्थव्यवस्था में देखा जाता है, जितने सारे डेवलप्ड मतलब कंट्री हैं उनके अंतर्गत कौन सी रहता है, क्रिपिंग वाला, एकदम धीरे धीरे चलेगा, 1%, 1.5%, 2%, 2.5% इस तरह से चलेगा। बात समझे। विकासशील देशों में वॉकिंग वाला चलता है 3 से 10%, जैसे RBI का ही मतलब वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 4% ±2%। तो क्रिपिंग में एकदम धीरे धीरे, तो रनिंग में, वॉकिंग में थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट, मतलब 3% से लेकर 10% तक इन्फ्लेशन जाता है। तो ये कौन सा है, वॉकिंग वाला है। अब दौड़ने लगे भाई, 10% से 20% पे थोड़ा सा फास्ट और चलने लगे, तो ये कौन सा इन्फ्लेशन है, रनिंग इन्फ्लेशन है। मतलब इन्फ्लेशन की दर 10 से 20% तक पहुंच जाती है। अब कूदने लगे, एक डिग यहाँ पे और एक डिग यहाँ पे, लंबा लंबा चलने, मतलब इन्फ्लेशन की दर 20% से भी क्या हो जाए, ज़्यादा चले। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये ग्लोपिंग इन्फ्लेशन है, या इसी को कूदती हुई मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। और एक लास्ट होता है हाइपर, जहाँ पे वस्तु की प्राइस कई गुना बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि 1 केजी गेहूं का दाम 10,000 रुपया हो जाए, भारत में 1 किलो गेहूं का दाम 10,000 रुपया हो जाए। अब मार्केट में आप निकले, कहीं पे आधा किलो गेहूं गिरा हुआ है, 500 रुपया गिरा हुआ है, तो आप प्रेफर करेंगे 500 रुपये उठाना कि गेहूँ उठाना। कुछ लोग दिमाग लगा के दोनों उठाएंगे, वैसा दिमाग मतलब ठीक ही लगा लेते हैं। तो प्रेफर किया जाता है कि इस पे, तो इसमें मुद्रा की पूरी तरह से वैल्यू क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मुद्रा की कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि इतना प्राइस बढ़ गया है तो मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। और इतना मुद्रा लेकर जाने पे बहुत कम सामान आप खरीद कर लाते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। ठीक है, तो बारी बारी से लिखेंगे। सबसे पहले मुद्रास्फीति के प्रकार, हेडिंग डाल के डैश दे के नीचे लिखिए एक लाइन। मुद्रास्फीति को विभिन्न आधारों पर, हेडिंग मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। डैश से लिखे। मुद्रास्फीति में वृद्धि दर के आधार पर, मुद्रास्फीति में वृद्धि दर के आधार पर, मुद्रास्फीति में वृद्धि दर के आधार पर, इसको चालू कर लो। मुद्रास्फीति में वृद्धि दर के आधार पर इसे निम्नलिखित भागों में निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। मुद्रास्फीति में वृद्धि के आधार पर इसे निम्नलिखित आधार पर बांटा जा सकता है, निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जैसे डैश देके पहला हेडिंग डालिए, क्रिपिंग इन्फ्लेशन या रेंगती हुई या मंद मुद्रास्फीति। पहले लिखिए क्रिपिंग इन्फ्लेशन, क्रिपिंग इन्फ्लेशन। या रेंगती हुई मुद्रास्फीति, मतलब धीरे धीरे एकदम चलेगा, सांप जैसे रेंगते हुए धीरे धीरे चलता है, वैसे ही समझ लो। हो गया, डैश से लिखे। जब मुद्रास्फीति की दर, जब मुद्रास्फीति की दर, जब मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम होती है, जब मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम होती है, 3% या उससे कम होती है, जब मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, तो उसे
रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखिए, यह मुद्रास्फीति का अत्यंत मंद रूप है, मतलब बहुत स्लो। यह मुद्रास्फीति का अत्यंत मंद रूप है, मतलब स्लो। मुद्रास्फीति का अत्यंत मंद रूप है, अत्यंत मंद रूप है। पूर्ण विराम। सामान्यतः ऐसी स्थिति विकसित देशों में देखी जाती है। सामान्यतः ऐसी स्थिति विकसित देशों में देखी जाती है। विकसित देशों में देखी जाती है। विकसित देशों में देखी जाती है। देखी जाती है। पूर्ण विराम। बात समझ में आया? तो अगर किसी कंट्री के अंतर्गत 3% या उससे कम महंगाई की दर है या मुद्रास्फीति की दर है, तो इस स्थिति को बोलते हैं क्रिपिंग या फिर रेंगती हुई अर्थव्यवस्था। सामान्यतः डेवलप्ड कंट्री में, जितना विकसित कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन होता है वो 1 से 1.5%, 2%, 2.5%, 3% तक ही होता है, ये विकसित देशों में। नेक्स्ट लिखिए, चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन। चलती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति डैश तक लिखे। जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% के बीच होती है, जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% के बीच होती है, 3 से 10% के बीच होती है, तो उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति कहते हैं। पूर्ण विराम। उसे में लिखे कहते हैं, पूर्ण विराम। चलती हुई मुद्रास्फीति भारत जैसे विकसित देशों के लिए, पूर्ण विराम के बाद, चलती हुई मुद्रास्फीति भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छी मानी जाती है। अच्छी मानी जाती है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है भाई? वस्तु और सेवाओं के दाम में क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। तो ये देखो, यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 से 10% पे। तो मान लो कि थोड़ी सी महंगाई या थोड़ी सी इन्फ्लेशन मार्केट में रहता है, तो वस्तुओं का प्राइस भी क्या होगा? बढ़ा होगा लगेगा। मतलब वस्तु का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। वस्तु का प्राइस जैसे ही बढ़ जाएगा तो इसका डिमांड क्या, सॉरी मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वस्तु का प्राइस क्या हो गया? ज़्यादा। प्राइस ज़्यादा हो गया तो जो भी उत्पादन करने वाले सेक्टर हैं, जो वस्तु और सेवा का मतलब उत्पादन कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि भाई प्राइस ज़्यादा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? उत्पादन करें। उत्पादन करेंगे तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार। रोजगार मिलेगा तो उनका इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो पूरा इकोनॉमी बढ़िया से क्या होगा? चलेगा। तो ऐसा माना जाता है कि विकासशील के अंतर्गत, विकासशील देश के अंतर्गत अगर ये वाला इन्फ्लेशन वॉकिंग वाला है 3 से 10% के आसपास, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, माइनस में चल जाए। इसका अपोजिट सोचिए, अगर प्राइस कम होने लगे तो प्राइस कम हो गया भाई, कोई उत्पादक क्यों सोचेगा कि हम उत्पादन करें? तो उत्पादन नहीं करेगा तो पूरा मतलब मार्केट में मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका इनकम नहीं बढ़ेगा। इनकम नहीं बढ़ेगा तो पूरा ऊपर जीडीपी क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। इसलिए ऐसा सोचा जाता है विकासशील अंतर्गत कि थोड़ा बहुत ये इन्फ्लेशन का हो बना रहे, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो जाए कि पब्लिक को परेशानी होने लगे। ठीक है, एक लेवल तक ही बने रहे। तो ये वाला चल सकता है, चलती हुई मुद्रास्फीति। लेकिन अगर दौड़ने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तब पब्लिक परेशान हो जाएगी, लगेगी सरकार को दौड़ाने। बोलो ना जैसे। नेक्स्ट तीसरा लिखिए, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या रनिंग इन्फ्लेशन।
रनिंग इन्फ्लेशन या दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। नेक्स्ट लिखिए, बढ़ती हुई कीमतों की दर में, बढ़ती हुई कीमतों की दर में, बढ़ती हुई कीमतों की दर में, बढ़ती हुई कीमतों की दर में तीव्र वृद्धि को, मतलब और ज़्यादा बढ़ने लगे, बढ़ती हुई कीमतों के दर में, दर प्राइस दर में तीव्र वृद्धि को, तीव्र वृद्धि को मतलब फास्ट, तीव्र वृद्धि को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तीव्र वृद्धि को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। अर्थात जब मुद्रास्फीति की दर, अर्थात जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के बीच होती है, मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के बीच होती है, 10 से 20% के बीच होती है, तो उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है, रनिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। RI शॉर्टकट में लिख लीजिए, रनिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है, रनिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। यहाँ तक को देखा, तो ये हो गया 10 से 20%। यहाँ तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी कंट्री के अंतर्गत 10-20% इन्फ्लेशन है, तो अगर सरकार और RBI, अगर भारत की ही बात करें तो सरकार और RBI चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकता है। थोड़ा सा मतलब पॉलिसी ऐसी अपनाया जाए जैसे मार्केट में डिमांड को क्या, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा पहुंचा वो उसको खींच, मतलब अंदर अपने तरफ ले ले। जैसे RBI अपने टैक्स के रेट को बढ़ा दे, यानी लोन को महंगा कर दे, सरकार अपने टैक्स के रेट को बढ़ा दे, पब्लिक से ज़्यादा टैक्स वसूलने लगे, तो ऐसा फटाफट कदम उठाकर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इससे इस अवस्था में चला जाता है तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की स्थिति नाजुक होने लगती है। तो नेक्स्ट तो लिखिए, कूदती हुई इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, या इसी को ओवर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। कूदती हुई, ग्लोपिंग या ओवर इन्फ्लेशन, कूदती हुई इन्फ्लेशन या ओवर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट एक लिखिए, जब मुद्रास्फीति की दर, जब मुद्रास्फीति की दर द्विअंकीय से त्रिअंकीय, जब मुद्रास्फीति की दर द्विअंकीय या त्रिअंकीय, मुद्रास्फीति की दर द्विअंकीय या त्रिअंकीय में पहुंच जाती है तो, यानी 20% से ज़्यादा हो जाए, पहुंच जाती है तो द्विअंकीय या त्रिअंकीय में पहुंच जाती है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 20% प्लस, ये वाला लिख दीजिए 20% प्लस, तो उसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसमें, तो उसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है, कूदती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखिए, अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन। पांचवा, अति मुद्रास्फीति हाइपर या हायर इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। हायर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट देख लिखिए, जब मुद्रास्फीति की दर 3 अंकों से भी अधिक हो जाए, जब मुद्रास्फीति की दर 3 अंकों से भी अधिक हो जाए, मतलब वो 1000-2000 पे चला जाए,
3 अंकों से भी अधिक हो जाए, 3 अंकों से भी अधिक हो जाए तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं, तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। कहा जाता है। पूर्ण विराम। इस स्थिति में पत्र मुद्रा, मतलब जो आपका मुद्रा है, इस स्थिति में पत्र मुद्रा बेकार हो जाता है। इस स्थिति में पत्र मुद्रा बेकार हो जाता है, मतलब करेंसी की कोई वैल्यू नहीं बच जाती है, पत्र मुद्रा बेकार हो जाता है। पूर्ण विराम। बोर्ड पे देखिए, तो 5 बातें समझे। एकदम स्लो चल रहा है भाई, रेंगते हुए चल रहा है, तो ये कौन सा है भाई? रेंगती हुई अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा और फास्ट हो जाए, वॉकिंग करने लगे तो वॉकिंग, दौड़ने लगे तो रनिंग, और कूदने लगे एक डेग वहाँ पे एक डेग वहाँ पे, तो इसको बोलते हैं ग्लोपिंग। और बिना किसी को पकड़ में किसी का ना है, अपने से भागते भागते जा रहा है, तो ये कौन है? हाइपर इन्फ्लेशन। सरकार और आरबीआई के बस की बात नहीं है कि इसको क्या कर ले, कैच कर ले। तो फिर सरकार को कोई और रणनीति अपनानी पड़ती, या तो अपनी मुद्रा को इधर उधर चेंज करना पड़ता है, फिर दूसरी मुद्रा लाना पड़ता है। इस तरह से व्यवस्था को हैंडल किया जाता है। तो ये आपके 5 प्रकार के देखेगा, ठीक है। अगर तो ऐसा कंडीशन बना था, एक तो 1920 के दशक में, अगर बात करें 1920 के दशक में, तो हाइपर वाला कंडीशन बना था जर्मनी के अंतर्गत। एक तो ये एग्जाम्पल है। उसके बाद सभी नियर में देखें तो वर्ष 2000 ईस्वी में हाइपर वाला कंडीशन बना था जिम्बाब्वे के अंतर्गत। जिम्बाब्वे का नाम सुने? अफ्रीका में है। अभी लेटेस्ट इसका एग्जाम्पल 2017 में ऐसा हाइपर इन्फ्लेशन आया था वेनेजुएला के अंतर्गत। वेनेजुएला के अंतर्गत हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति देखने को मिली थी। वस्तु और प्राइस का कीमत इतना बढ़ गया था कि लोग इतना पैसा लेकर जाते थे और इतना सामान खरीद के लाए थे। आपकी मान लो कि 1000 का कोई वस्तु भारत में भी मिल रहा है, अगर इसका इन्फ्लेशन 100% भी बढ़ जाता है, 100% बढ़ जाता है, तो इसमें 100 गुना वैल्यू में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तो इसका कीमत 1 लाख रुपए से भी अधिक हो जाएगा। कौन खरीदेगा भाई इसको? कोई खरीदेगा? उससे अगर ये वस्तु गिरा है और 1 लाख रुपया का वो बोरा गिरा है, तो क्या करेगा? वस्तु को उठा के ले जाएगा, बोरा को नहीं। क्योंकि उसको पता है कि अगर कहीं कल परसों में जाएँ तो ये उससे भी क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो आपकी जो करेंसी है वो पूरी तरह से ख़त्म, कोई उसका औचित्य नहीं बचता है, ठीक है। अपने देश में ये हालत है, तो दूसरे देश में आपकी करेंसी की क्या हालत है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पत्र मुद्रा खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत। अब देखो सबसे बेस्ट कंडीशन कब माना जाएगा कि इन्फ्लेशन, तो जैसे भारत की बात करें तो बेस्ट या कंट्रोल इन्फ्लेशन की अगर बात करें, कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो जैसे आरबीआई मानता है कि आरबीआई के लिए बेस्ट और कंट्रोल इन्फ्लेशन माना जाता है आपको, कि बेस्ट या कंट्रोल माना जाता है 4% प्लस माइनस कितना परसेंट? 2%। मतलब मिनिमम 2% पे रहिए और मैक्सिमम चले जाइए कितने पे? 6% पे। इससे अधिक जाएंगे तो फिर दिक्कत परेशानी, महंगाई बढ़ जाएगी और जनता परेशान हो जाएगी। और जनता परेशान होती है तो क्या करती है पता ही है आपको, बोलो ना जैसे। तो ये सबसे मतलब आरबीआई मानता है कि इतना इन्फ्लेशन रहना चाहिए विकासशील देश के अंतर्गत। थोड़ा बहुत जाता है 6, 7, 8, 9 यहाँ तक जाता है तो ठीक है। 2014-13 में जब कैंपेन चल रहा था 14 के चुनाव के लिए, तो 2013 में ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ते बढ़ते 13%, 13.5%, 14% तक चला गया था। इससे थोड़ा सा और वस्तु और सेवाओं का मूल्य में क्या होता गया? वृद्धि होता गया, जो उस समय तत्कालीन चुनाव के लिए एक बहुत ही बर्निंग इश्यू था, ठीक है। तो इस प्रकार से काउंट होता है। क्यों ये हाइपर इन्फ्लेशन वाला कंडीशन?
हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालिए। एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, बनाइए, उसके बाद से फिर बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन अस्थायी मुद्रास्फीति, और अस्थायी मुद्रास्फीति। और अस्थायी मुद्रास्फीति। बनाइए जल्दी जल्दी। हो गया। फास्ट लिखिए, फास्ट। हो गया। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे यहाँ से दो तरीके से और इन्फ्लेशन को दिखाया गया है। जैसे बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है कोर मुद्रास्फीति या कोर इन्फ्लेशन। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है अस्थायी कारणों से और एक होता है अस्थायी कारणों से। कहने का मतलब मार्केट में जो इन्फ्लेशन आता है या मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है मतलब कि महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई है। मुद्रास्फीति का बढ़ना मतलब क्या होना, महंगाई का बढ़ना, यानी वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना। इतना तो बात समझ रहे ना। हेलो, इधर ध्यान दीजिए। तो अस्थायी मुद्रास्फीति, मान लो कि जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, तो जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि होगा तो डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और किसी भी वस्तु और सेवा का डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे तो आ जाएगा इन्फ्लेशन। बात समझ रहे हो। मान लो कि औद्योगिकरण हो जाए, उद्योग वगैरह ज़्यादा लगने लगे, लोगों का इनकम बढ़ जाए। बात समझ रहे हो। इनकम बढ़ जाएगा तब भी मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस तो बढ़ना ही है। बात समझ रहे हो। नगरीकरण,
मतलब शहरीकरण ज़्यादा होने लगा, नगरीकरण होगा तो करने का मतलब कि लोग शहरों में ज़्यादा आएंगे तो डिमांड यहाँ पे भी बढ़ेगा और यहाँ पे भी प्राइस क्या होगा बढ़। अगर इन कारणों से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसको बोलते हैं कि अस्थायी कारणों से मुद्रास्फीति हुई है, अस्थायी कारणों से। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मान लो कि मानसून ठीक ठाक ना हो और खाद्यान्न का उत्पादन प्रभावित हो जाए, गेहूं का उत्पादन ठीक से नहीं हो पाया, जैसा भी गेहूं का फसल लगा हुआ है, अचानक बारिश से जब बहुत सारे गेहूं लॉस कर जाए तब भी उत्पादन सही से नहीं होगा, उत्पादन सही से नहीं होगा तो ये उत्पादन कम हो गया, डिमांड तो उतना ही है, तो उत्पादन कम हो गया तो वस्तु का प्राइस क्या हो जाएगा, मतलब डिमांड उतना ही है, अब उत्पादन कम हो गया, उत्पादन कम हो गया तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए तो मतलब फसल वसल बर्बाद हो जाए, तो बर्बाद हो जाए तब भी यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगा, कम, जबकि डिमांड तो उतना ही है, तब भी प्राइस में क्या हो जाएगा, बढ़ोगा। अगर इन कारणों से अगर इन्फ्लेशन आता है तो इसको बोलते हैं अस्थायी कारणों से आने वाला इन्फ्लेशन। बात समझे? अब सरकार इन दोनों में से किसको टारगेट करने का है, आरबीआई किसको टारगेट करते हैं, इसको ज़्यादा महत्व में नहीं लिया जाता है क्योंकि आदमी के बस के बात नहीं है। अब मानसून का बारिश होगा कि नहीं होगा ये तो सब मानसून के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो आरबीआई और गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कि मोदी जी ऊपर से बात कर लेंगे कि मानसून थोड़ा अच्छा हो जाओ और मानसून थोड़ा ख़राब हो जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, बोलो ना। जैसा ये आरबीआई के गवर्नर से तो पूछ के आपदा नहीं आएगा कि हम एक साइक्लोन छोटा सा आ रहा है थोड़ा सा फसल बर्बाद करके चले जाएंगे, आप सतर्क हो जाएं, ऐसा तो नहीं हो। तो सरकार इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं लाती है और स्पेशली अस्थायी मुद्रास्फीति। अच्छा, अब अस्थायी मुद्रास्फीति ये बढ़ रहा है, अब इसके हिसाब से सरकार व्यवस्था करेगी। अब व्यवस्था करने में तो थोड़े कि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो कुछ लोगों को उठा के नदी में फेंक दिया जाए, जनसंख्या कम किया जाए और फिर से इन्फ्लेशन को करना ही। सरकार अपने हिसाब से सारी चीज़ों को क्या करती है, मैनेज करती है। तो आरबीआई और तमाम लोग, आरबीआई जो व्यवस्था इन्फ्लेशन को टारगेट करता है तो अस्थायी मुद्रास्फीति को ही देखता है। और इसमें भी स्पेशली जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों में डेली बेसिस पे जो होने वाला मूल्य का वृद्धि है उसको नहीं देखता आरबीआई, गैर खाद्य पदार्थ जितने सारे उन्हीं के इन्फ्लेशन को स्पेशली टारगेट करता है कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत। क्योंकि खाद्य वस्तुएं, मान लो कि कभी दूध का प्राइस कुछ और है, दूध का प्राइस कुछ और है, दाल का प्राइस कुछ और है, 10-20 रुपये रोज़ इधर उधर हो रहा है, बात समझ रहे हो? तो इसको टारगेट नहीं किया जाता। इसके नीचे 2-3 पॉइंट लिखे। कोर मुद्रास्फीति में, कोर मुद्रास्फीति में, कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव, कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधनों, खाद्य एवं ईंधन के कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव को, खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को नहीं देखा जाता है, उतार चढ़ाव को नहीं देखा जाता है, नहीं देखा जाता है। इसी को लिख सकते हैं कि गैर खाद्य वस्तुएं, बात तो वही हो जाएगा, नहीं देखा जाता है, पूर्ण विराम। अगला पॉइंट देखिए, आरबीआई एवं गवर्नमेंट की नीतियाँ, आरबीआई, अगला पॉइंट है आरबीआई एवं गवर्नमेंट की नीतियाँ अस्थायी मुद्रास्फीति को ही नियंत्रित करती है। आरबीआई एवं सरकार की नीतियाँ, आरबीआई एवं सरकार की नीतियाँ अस्थायी मुद्रास्फीति को ही नियंत्रित करती है, अस्थायी मुद्रास्फीति को ही नियंत्रित करती है, अस्थायी मुद्रास्फीति को ही नियंत्रित करती है। बात समझ में आए तो इसको समझना है। एक लास्ट हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिए, हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन या इसी को अलग अलग नामों से हेडलाइन, इसी को जनरल इन्फ्लेशन, हेडलाइन या जनरल इन्फ्लेशन। बोर्ड पर रखिए।
अब इसका क्या मतलब है भाई, वोट पे के वोट पे। अब देखो हेडलाइन मतलब कहने का मतलब है कि इस न्यूज में जो हेड बना रहता है कि आप न्यूज़ में जैसे देखते हैं कि मान लो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें हेडलाइन मिला कि मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ रही है, या फिर आप न्यूज़ मतलब प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़ आप कोई चैनल वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पे देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, या जनरल डिस्कशन में जो चर्चा में है कि महंगाई बढ़ गई, तो किसकी चर्चा होती है, इसको ही बोलते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन है। आगे समझेंगे कि मुद्रास्फीति को मापने के लिए 3 इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उद्योगों में जो चीज़ उत्पादन हो रहा है उसको हम बोलते हैं IIP। आगे एक समझेंगे कि WPI, होल प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं WPI। एक आगे पढ़ेंगे CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन के जो न्यूज़ बनती है ना, वो आपको CPI में जो परिवर्तन होता है इसी को आधार बनाकर आपकी न्यूज़ बनती है। तो जो भी मार्केट में आप सुनने को मिले कि महंगाई बढ़ रही है, इतना महंगाई हो गई, ये इतना % इन्फ्लेशन हो गया है, तो आपको समझना है किस पे चर्चा चल रहा है भाई, CPI पे चल रहा है। आगे समझेंगे इनके बारे में, ये तीनों क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं, वो आगे आएगा। लेकिन हेडलाइन जब भी डिस्कशन होगा वो किस में होगा भाई, CPI में परिवर्तन जो हो रहा है उसी को आप न्यूज़ और खबरों में क्या करते हैं, सुनते हैं, या हेडलाइन बना रहता है, इसलिए इसको नाम ही दे दिया गया है हेडलाइन इन्फ्लेशन, या जनरल डिस्कशन में चर्चा में रहने वाला इन्फ्लेशन। RBI भी टारगेट करता है, RBI भी टारगेट करता है तो इसी CPI को टारगेट करता है, गवर्नमेंट भी टारगेट करता है तो इसी CPI को क्या करता है, टारगेट करता है। इसलिए हमेशा ये हेडलाइन में बना रहता है, इसलिए नाम दे दिया गया है हेडलाइन इन्फ्लेशन। डैश देख लीजिए, खुदरा मूल्य सूचकांक के आधार पर, खुदरा मूल्य सूचकांक के आधार पर मतलब CPI, खुदरा मूल्य सूचकांक ब्रैकेट में CPI, खुदरा मूल्य सूचकांक ब्रैकेट में CPI के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। पूर्ण विराम, वर्ड पर तो नेक्स्ट एक लिखिए, आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जो इन्फ्लेशन आएगा, आयात मतलब क्या, विदेशों से जो वस्तुएं भारत में आयात करते हैं उसी को इंपोर्ट बोलते हैं, और यहाँ से जो वस्तु विदेशों में भेजा जाता है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। तो कुछ कंडीशन में ऐसा बनता है कि मान लो भारत, तो यहाँ से कोई वस्तु बाहर में जा रही है तो ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन इसी समय कहीं से दूसरे कंट्री से वस्तु भारत में आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इम्पोर्ट बोलते हैं। बोलो ना जैसा, तो इसका नाम ही है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब आयातित मुद्रास्फीति, यानी बाहर से कुछ वस्तुओं के आने के कारण इन्फ्लेशन क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। बोलो ना जैसा, जो टर्म है उसको केवल पकड़ना है कि इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है। मान लो कि एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, ये अपने सारे इंस्ट्रूमेंट भारत में नहीं बना पाएगी, इसको कुछ इंस्ट्रूमेंट चाइना से मंगाना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट कहीं और से मंगाना पड़ेगा, कहीं से और मंगाना पड़ेगा। और मान लो कि ये जब उत्पादन कर रही थी तब इस मार्केट प्राइस में इसका 10,000 मूल्य था,
लेकिन पता चला कि जो कच्चा माल विदेशों से ये मंगा रही थी वो विदेशों में महंगा मिल रहा है, वहाँ पे प्राइस इसका क्या है, ज़्यादा है। तो प्राइस ज़्यादा है तो जब इसको इंस्टॉल करके पूरा एक फ़ोन को तैयार करेगी तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, अपना प्राइस तो बढ़ा देगी ना, क्योंकि इसका फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो फैक्टर कॉस्ट जैसे ही बढ़ेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयातित मुद्रास्फीति। यानी बाहर के मार्केट में जो कच्चे माल है उनका कीमत बढ़ गया है, तो कीमत बढ़ जाने के कारण भारत में भी उसका इम्पैक्ट दिखना पड़ेगा और यहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयातित मुद्रास्फीति। जैसे क्रूड ऑयल है, जितना सारा कच्चा तेल है, तो कच्चा तेल आपको पता है कि भारत अपने 85% कच्चा तेल के लिए विदेशों पर निर्भर है। अगर विदेशी मार्केट में इसकी प्राइस बढ़ती है तो जो कंपनियां यहाँ से आयात कर रही है उनको भी ज़्यादा दाम पर खरीदना पड़ेगा, और ज़्यादा दाम पर खरीदना पड़ेगा तो भारत में वो ज़्यादा दाम पर क्या होगा, बिकेगा। तब जो इन्फ्लेशन आएगा वो कौन सा इन्फ्लेशन है, आयातित मुद्रास्फीति। अब इस पर सरकार कोई कंट्रोल नहीं है भाई सरकार का। अब विश्व मार्केट थोड़े ना, मोदी जी भारत के मार्केट का कंट्रोल उनके हाथ में है। ऐसा थोड़े कि विश्व मार्केट में जहाँ जहाँ पे कच्चे माल है तो वो कहेंगे कि नहीं उसको कम दाम पे दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो विश्व मार्केट से जो वस्तु कच्चे माल के रूप में हम आयात करते हैं, अगर उसके कारण इन्फ्लेशन आता है तो इसी को हम इम्पोर्टेड या फिर आयातित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। बात समझे, टेस्ट देख लीजिए फटाफट। जब विदेशों से आयात किए गए, डैश देकर, जब विदेशों से आयात किए गए, विदेशों से आयात किए गए कच्चे उत्पाद की कीमतों में, विदेशों से आयात किए गए कच्चे उत्पाद की कीमतों में, कच्चे उत्पाद की कीमतों में, कच्चे उत्पाद की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति फैलती है तो, वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति फैलती है तो, मुद्रास्फीति फैलती है तो उसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं, उसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं, आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। वोट ब्रेक देखो 2014 में वर्तमान सरकार से बनने से पहले जो पेट्रोलियम का पूरा प्राइस डिस्कस होता था या पेट्रोलियम का जो प्राइस निर्धारित होता था उसमें सरकार आपको कुछ सब्सिडी भी देती थी। मान लो कि कोई रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी विदेशों से कच्चा तेल खरीद कर मंगाती है, विदेशों से कच्चा तेल खरीद कर मंगाती है तो इसको मार्केट प्राइस पे मान लो कि 70 रुपये लीटर पड़ रहा है, कोई दिक्कत पड़ रहा है। तो सरकार जो थी 2014 से पहले सरकार ने बोला कि भाई इसमें थोड़ा सा हम सब्सिडी दे देते हैं, तो 10 रुपये रिलायंस को बोला कि इसको मार्केट में 60 रुपया पर लीटर पे बेचो और जो 10 रुपये का घाटा हुआ वो 10 रुपये हमसे सब्सिडी के रूप में क्या कर लो, प्राप्त कर लो। तो पहले सरकार थोड़ा सा सब्सिडी देती थी, इसलिए थोड़ा सा प्राइस ये क्या होता था, नीचे आराम से सब कुछ चलता था। लेकिन आगे चलकर एक कमेटी बनाई गई, इसको कमेटी ने संशोधन करके बताया कि भाई इसमें आपको सब्सिडी देने के क्या हो सकता है। बाइक पे जो व्यक्ति चल रहा है, जो जाकर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहा है, वो तो कोई गरीब व्यक्ति नहीं है। सब्सिडी किसको देना है, किसानों को देना है, फर्टिलाइजर पे दीजिए, गरीबों को देना है। आप फूड सब्सिडी दीजिए, लोगों को थोड़ा सा कम दाम पर गेहूँ चावल उपलब्ध करवाइए। लेकिन ये पेट्रोल में सब्सिडी देने का क्या मतलब है, क्योंकि जो गाड़ी और 4 चक्कर का गाड़ी चला रहा है उसको तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, वो अमीर है भाई, मोटरसाइकिल चला रहा है तभी तो उतना तो पे कर सकता है। तो 2014 के बाद से सरकार ने इस सब्सिडी को क्या कर दिया, खत्म। अब ये पूरी तरह से ओपन मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, मार्केट के ऊपर। अब जो रिलायंस कंपनी अब जिस हिसाब से विदेशों से कच्चा तेल खरीदती है उसी हिसाब से इसको मार्केट प्राइस भारत के मार्केट में क्या करती है, बेचती है। पहले आप न्यूज़ में 2013-14 में अगर बात करें तो आप न्यूज़ में सुनते हैं कि सरकार ने इसकी प्राइस इतना कम की, सरकार ने इसकी प्राइस इतना कम की, लेकिन अब न्यूज़ में नहीं सुनते, डेली बेसिस पर निर्धारित होता है। अब जैसे जैसे विश्व मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती घटती है, भारत में वो उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ती घटती है। लेकिन कभी कभी चुनाव आता है तो आप समझते हैं कि सर जैसे यूपी में चुनाव हुआ तो यूपी में पेट्रोल की कीमत 10 रुपये या 12 रुपये क्या हो गया, कम हो गया। आप सोच रहे हैं सरकार ने कैसे कम कर दिया। बोर्ड पे देखो, पेट्रोल नेपाल और भूटान भारत से खरीद कर ले जाते हैं, तब वहाँ पे पेट्रोल की कीमत 70, 75, 80 रुपये आसपास है। और भारत में बिहार में 108 रुपया है, यूपी में थोड़ा सा कम है क्योंकि वहाँ पे सरकार इस पर अपने टैक्स कम लेती है।
बिहार में कितना है 108। अब इसका एक्चुअल मार्केट प्राइस लगभग 60 से 62 रुपये के आसपास पड़ता है। अब इसमें से 30 से 32 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और इसमें से 15 से 20-25 रुपये के आसपास स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो 30 रुपये मोदी जी के खाते में चला जाता है और 25 रुपये नीतीश कुमार के खाते में चला जाता है। जब चुनाव आता है कि बोलते हैं कि सरकार हम टैक्स कम कर, मतलब अपनी प्राइस को कम करना, तो कुछ नहीं, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स है, इसी को थोड़ा बोलती है 5 रुपये कम ही लेंगे कुछ दिन, चुनाव खत्म हो जाएगा, बाद में निपट लिया जाएगा। तो कुछ दिन क्या करती है, कम लेती है, फिर ज़रूरत के हिसाब से तो इसको बढ़ा ही देती है। बात समझे ना? तो इस तरह से सारी चीज़ें, तो बाहर से जो भी वस्तु आयात करते हैं अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है और उसके कारण भारत में कोई इन्फ्लेशन आ रहा है तो इसी को हम आयातित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। बात समझ में आए? जैसे मान लो कि विश्व मार्केट में क्रूड ऑयल या कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाए तो भारत में भी पेट्रोल का कीमत बढ़ जाएगा, डीजल का कीमत बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जैसे बढ़ेगा पूरा परिवहन सेक्टर इसी पे डिपेंड है, परिवहन महंगा हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाना महंगा हो जाएगा, तो सारी वस्तुओं पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लगभग सारी वस्तुओं में मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आए? एक लास्ट लिखिए, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति या इसी को स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। बोर्ड पे देखो ये कैसे होगा। बोर्ड पे देखो, स्ट्रक्चरल मतलब कि यहाँ पे कोई अब दूसरा हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप करेगा तो कौन? दो ही लोग इस पूरे व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। एक है आपका कौन? गवर्नमेंट, और दूसरा है कौन? आरबीआई। दो ही लोग के हाथ में ज़्यादातर मामला है। अब मान लो कि गवर्नमेंट अपने टैक्स के रेट को बहुत कम कर दे, बात समझे, या फिर अपने खर्चे को, टैक्स को कम कर दें या अपने खर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। बात समझ रहे हैं? बोले कि हम किसान सम्मान निधि में अब 6,000 नहीं 50,000 रुपये किसानों को मिलेगा, और टैक्स जो 30% लगा था अब 10% टैक्स लगेगा। एक्सपेंस सरकार का क्या हो गया? बढ़ गया। तो मार्केट में पैसे का फ्लो या तरलता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे ही तरलता बढ़ेगा मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और डिमांड बढ़ेगा तो वस्तु में के प्राइस में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आरबीआई जस्ट उल्टा सुनिए, आरबीआई अपना ब्याज की दर को, यानी इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर को सस्ता कर दे या कम कर दे। ब्याज कम कर दे, कम कर, अच्छा आप अगर स्टेट बैंक अभी एगो बाहर पोस्टर लगा देगी 1% ब्याज पर लोन बटा रहा है, तो आपका भी खाता है, तुरंत जाकर लाइन में लग देंगे, भाई 1% बहुत कम है, 1 लाख रुपए लेते हैं साल भर में, 1% 1 लाख का 1,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, आराम से घूमेंगे फिरेंगे कहीं से व्यवस्था कर लें। लोन क्या हो गया? बहुत सस्ता। वहीं पे पोस्टर लगा देंगे 20% ब्याज लगेगा, जो लिया है वो टेंशन में आ जाएगा कि जल्दी जल्दी जमा करो, नहीं तो 20% के चार्ज से लगेगा। बात समझ रहे हो ना भाई? तो जैसे ब्याज की दर कम होगी यानी लोन क्या हो जाएगा? सस्ता। सस्ता हो जाएगा तो मार्केट में तरलता बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो इस तरह से सरकार और आरबीआई की नीतियों के कारण अगर इन्फ्लेशन आता है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल है, मतलब ये सरकार और आरबीआई के द्वारा आया हुआ है, और इसको बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। बोलो ना जैसे, जल्दी इन दोनों को बना लीजिए। ये तीर कमान समझ रहे हो भाई? इकोनॉमिक्स में ये तीर कमान खूब आएगा। ऊपर मतलब कि ऊपर जाना, नीचे मतलब कम होना, बढ़ना घटना का वो सिंबल है। डी मतलब डिमांड, मतलब मांग में वृद्धि, पी मतलब प्राइस, मतलब मूल्य में वृद्धि, और आई मतलब इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति का बढ़ना।
इस तरह से कुछ होता है तो इसको स्ट्रक्चरल या फिर संरचनात्मक मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन मिलेगा कल तो समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन इधर से पूछता है। हो गया? बोलो ना जैसनो। तो अभी तक क्या क्या समझ लिए, थोड़ा सा एक बार उसको रिकैप करते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ लिए। बहुत प्रेम। सबसे पहले हम देखे थे इकोनॉमिक वाला ये कंडीशन, उसके बाद से देखे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, एस्क्यूफ्लेशन क्या होता है। इतना बात समझे थे। उसके बाद से फिलिप्स कब को देखे हुए थे भाई। फिलिप्स कब बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के दर को आपस में व्युत्क्रमानुपाती क्या है संबंध, एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। उसके बाद से दृढ़ के टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहले देखे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद से देखे कि वॉकिंग इन्फ्लेशन, उसके बाद से रनिंग वाला देखे, ग्लोपिंग वाला देखे, हाइपर वाला, फिर कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है और स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन क्या होता है। इतना सारा चीज़ आज के क्लास में किए हुए हैं। तो 1% बोलो ना जैसा। अब जो आगे है कि भाई मुद्रास्फीति का कारण क्या है, इतना सारा इन्फ्लेशन आ रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो 3 कारण के बाद में स्पेशली डिस्कस होगा। एक होगा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, एक होगा लागत जन्य मुद्रास्फीति और एक होगा वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। बोलो ना जैसा। तो लिखिए अगला हेडिंग, अगला हेडिंग डालिए मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण 3 कारण है इसका। एक होगा, इसको नहीं लिखना है, पहले आप सुनिए, मांग प्रेरित मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। एक हो जाएगा लागत जन्य मुद्रास्फीति, और एक तीसरा होगा वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। बोर्ड पे 3 प्रकार से इसको लिख लेंगे कल, आज समझ लीजिए। बोर्ड पे देखो 3 प्रकार से इन्फ्लेशन भारत में बढ़ता है या दुनिया में बढ़ता है। एक को बोलते हैं मांग प्रेरित। किसी भी स्थिति में अगर मार्केट में किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए यानी डिमांड बढ़ जाए, अगर वस्तु में डिमांड बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन आया हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। क्योंकि जैसे ही वस्तु का डिमांड बढ़ेगा तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशान। अब ये मांग कैसे बढ़ेगी, इसके लिए अलग अलग कॉजेज हैं। मान लो कि सरकार अपने टैक्स में छूट दे दे, हेलो क्या लिख रहे हो, सरकार अपने टैक्स में छूट दे दे, आरबीआई अपने ब्याज की दर को क्या कर दे, कम कर दे, सरकार कोई योजना चला दे कि प्रधानमंत्री पेटी सूटकेस ले लो योजना, सभी को 5-5 हज़ार रुपया मिलेगा, मार्केट में तरलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरकार अपने खर्चे को बढ़ा दे, बहुत सारा स्कूल कॉलेज आने लगे, तो इस तरह से जितना सारा एक्सपेंस होगा सब पब्लिक को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो किसी वजह से अगर मार्केट में अगर डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गया तब जो इन्फ्लेशन या वस्तु की प्राइस बढ़ेगा और इन्फ्लेशन आएगा, इसको हम बोलते हैं कि मांग प्रेरित क्या है, मुद्रास्फीति। कि डिमांड के बढ़ने से, और डिमांड बढ़ने के अलग अलग कॉजेस हैं, डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, या वस्तु का प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। बात समझे थे। दूसरा होता है लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत जन्य मुद्रास्फीति करने का मतलब कि मान लो कि कोई वस्तु का उत्पादन, मान लो कि हम किसान एक गेहूं का उत्पादन कर रहा है, अब गेहूं का उत्पादन करने में उसको 50-60 रुपये केजी खर्च पड़ जा रहा है। एक कोई वस्तु कार का उत्पादन कर रहा है, कार का उत्पादन करने में उसको ज़्यादा खर्च आने लगा है, बोलो ना जैसा, क्योंकि वो जो कोयला का जो उसमें उपयोग किया, कोयला भी महंगा है, जो स्टील का
उसमें उपयोग किया, स्टील भी महंगा है, बात समझ कर रहे हो। रेलवे से इस सामान को ढो कर लाया, रेलवे का भाड़ा भी महंगा है, सरकार का टैक्स भी ज़्यादा है, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से उसका लागत टोटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लागत बढ़ जाएगा तो भाई वो थोड़ा सा मुद्रा बढ़ा, मतलब वो जो इन्फ्लेशन आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति, बात समझ में। दूसरा, वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति कैसे, मान लो कि कोई विदेश से कंट्री से हम कोई चीज़ आयात कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ युद्ध वगैरह कंडीशन बना, आयात पूरी तरह से रुक गया तो हमारे देश में उस वस्तु की क्या हो जाएगी, खपत कम हो जाएगी। डिमांड तो उतना ही है ना, अब जो वस्तु यहाँ पे है उसी का डिमांड अचानक मतलब उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो वैश्विक कारणों से जो इन्फ्लेशन आता है उसको बोलते हैं वैश्विक कारणों से आ गया है। जैसे मान लो कि क्रूड ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी हो जाए तब भी इन्फ्लेशन आ सकता है, बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह से वैश्विक कारणों से भी कुछ इन्फ्लेशन आता है। तो टोटल 3 प्रकार से इसको नोटिफाई किया जाता है। एक होता है मांग प्रेरित, मतलब डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन। दूसरा होता है कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस ही बढ़ गया है तब भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। और दूसरा, विश्व के अलग अलग देशों से जो चीज़ें हम आयात कर रहे हैं, अगर उस देश में कोई डिस्टर्बेंस है तो वहाँ से आयातित होने वाले वस्तुएं प्रभावित हो जाएंगी, और प्रभावित हो जाएंगे तो भारत में उसका सप्लाई नहीं हो पाएगा, और उस लेवल पर सप्लाई नहीं होगा, डिमांड तो उतना ही है, तो फिर इस वस्तु की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको बोलेंगे वैश्विक कारणों से, बात समझ में। तो पहले इसको लिखे, मांग मुद्रास्फीति के कारण हेडिंग डाले थे और उसमें लिखे थे मांग प्रेरित, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पहला है ये, पहला, ठीक है, रहने देते हैं। कल इसको लिखेंगे कारण, उसके बाद से लिखेंगे प्रभाव, फिर इसको कंट्रोल करने का उपाय, और फिर CPI और WPI क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ओके, धन्यवाद, चर्चा जारी रहेगा, मिलते हैं कल।